हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और लगातार आप मेरे वीडियो देख भी रहे होंगे। आइए मित्रों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो फंडामेंटल राइट, जी हाँ, फंडामेंटल राइट का अगला भाग हम चर्चा करने वाले हैं। और जो फंडामेंटल राइट का अगला भाग है वह संपत्ति का अधिकार है। जी हाँ, संपत्ति का अधिकार। अब देखिए, संपत्ति का अधिकार जो फंडामेंटल राइट का अगला भाग है वो संपत्ति का अधिकार है। तो संपत्ति के अधिकार को हम देखते हैं। हालांकि प्रेजेंट टाइम में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार का भाग नहीं है, और ये संपत्ति का अधिकार जो था वह मूल संविधान के मूल अधिकार का भाग था। अगर हम देखें तो मूल अधिकार का जो ये छठवां भाग है, जी हाँ, ये फंडामेंटल राइट का, ये एफआर का ये छठवां भाग है। जी, ये छठवां भाग है, लेकिन छठवां भाग था, ऐसे कह सकते हैं कि छठवां भाग था। कब? मूल संविधान में ये छठवां भाग था फंडामेंटल राइट। लेकिन आगे चलकर इस संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1978 में हटा दिया गया था। लेकिन ये जो संशोधन था यह प्रभावी कब हुआ था? तो कभी संशोधन कब हुआ था या लागू कब हुआ था, इस तरीके से प्रश्न पूछ देता है। तो लेकिन यह संशोधन जो हुआ था प्रभावी 1979 में हुआ था। जी हाँ, 1979 में हुआ था। क्लियर? अब सवाल ये होता है कि आखिर में ऐसे कौन सी आवश्यकता पड़ी जिससे कि संविधान के मूल अधिकार में से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। तो देखिए मित्र, आगे संविधान में चूंकि नीति निर्देशक तत्व में क्या कहा गया है? नीति निर्देशक तत्व में ये कहा गया है कि राज्य अपने देश में सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए या लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करने के लिए इसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की आवश्यकता पड़ती है। जी हाँ, लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना बहुत आवश्यक है, जिसके लिए सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय की आवश्यकता पड़ती है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद है 39B और C। जी हाँ, 39 और B C को ध्यान में रखते हुए 39B और C को ध्यान में रखते हुए 39B और C को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद नंबर 31 A और B को हटाया गया। ठीक है, अब आपके सामने ये आता है कि अनुच्छेद नंबर 29 A और B को हटाए जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? तो आप जानते हैं मित्र, अगर देश में लोक कल्याणकारी कार्य करना है तो समानता का भाव लाना होगा। लोक कल्याणकारी कार्य करना है तो समानता का भाव लाना होगा, और समानता का भाव किस अनुच्छेद में है? 39 करता है। 39 यही बात करता है। अगर बेसिक रूप से देखा जाए तो अनुच्छेद नंबर 39 ये बात करता है कि जो आर्थिक केंद्रीकरण होना चाहिए, मतलब आर्थिक का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आर्थिक या भौतिक संसाधनों का केंद्रीकरण होगा तो फिर असमानता की खाई बढ़ती चली जाएगी, और जब असमानता की खाई बढ़ती चली जाएगी तो फिर लोक कल्याणकारी व्यवस्था को स्थापित किया जाना बड़ा ही मुश्किल होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संपत्ति को अधिकार को हटाए जाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने लगी। संपत्ति के अधिकार को हटाए जाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने लगी। क्यों? क्योंकि
अगर आप देखेंगे तो हमारे के यहाँ जमींदारी प्रथा थी और जमींदारी प्रथा में जमींदारों के पास बड़ी मात्रा में भूमि हुआ करती थी, जिससे कि उस पर बहुत वर्ग के लोगों पर अधिकार न होने के कारण वह कहीं न कहीं अपने आप को समाज के मुख्य धारा से जोड़ नहीं पाते थे, पहला फैक्टर। और दूसरा फैक्टर ये हुआ करता था कि एक तरीके से आप देख सकते हैं कि समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ पाते थे। दूसरा फैक्टर ये है कि अगर सरकार को कोई लोक कल्याणकारी कार्य करना होता है या आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर या आर्थिक आधारभूत संरचनाओं को निर्माण करने के लिए भी संपत्ति का उन्मूलन किया जाना क्या था, बहुत आवश्यकता था। अगर ऐसे स्थिति में संपत्ति का अधिकार बना रहता तो फिर अमीरी और गरीबी की बढ़ती हुई खाई को न तो समाप्त किया जा सकता और न तो लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाता। इसी को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद नंबर 39 बी और सी को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद नंबर 31 और बी को क्या किया गया, यहाँ पे समाप्त किया गया। अनुच्छेद नंबर 31 ए और बी को यहाँ पे क्या किया गया मित्र, अनुच्छेद नंबर 31 और बी को क्या किया गया, समाप्त किया गया। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। और इसके लिए 9वीं अनुसूची आई, 9वीं अनुसूची, ये आपको याद होगा। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है, जिसमें 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था, लेकिन बहुत मुद्दों के कारण संविधान के मूल अधिकार में संशोधन करना कहीं न कहीं आधारभूत संरचना को ठोस पहुंचाता था। लेकिन वाद और विवाद के चलते अंतिम रूप से केशवानंद बनाम केरल राज्य में कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस बात की छूट दी गई। परिणाम स्वरूप 44वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया, हटाया गया। क्लियर? तो हम ये समझते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब सवाल ये होता है कि आज के समय में, जी हाँ, आज के समय में अगर आपसे पूछा जाए तो FR में कुल कितने प्रकार हैं, तो आप जानते हैं जो संपत्ति का अधिकार हट गया तो प्रकार एक हट गया तो कितनी संख्या बची, संख्या तो 6 बची। ठीक है, संख्या 6 बची। क्यों? क्योंकि यहाँ पे संपत्ति का अधिकार हट गया। तो इसका मतलब कि अब अगला जो अधिकार होगा वो कौन सा होगा, तो अगला अधिकार संपत्ति के अधिकार के बाद जो अगला अधिकार है, मौलिक अधिकार होगा, वह होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा होगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आइए अब हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में कुल मूल अधिकारों की संख्या 7 बताई गई है, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 6 है। संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त किया गया, 1978 में। इतनी बातें को आपको क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा। क्लियर? अब आते हैं मित्र, हम आगे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं जो फंडामेंटल का अगला अधिकार है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जी हाँ, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए देख लेते हैं जो FR का अगला भाग है, FR का अगला भाग यानी संपत्ति के अधिकार के बाद फंडामेंटल का जो अगला भाग है वह कौन सा है, वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जी हाँ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये फंडामेंटल राइट का अगला भाग है, या तो आप कह सकते हैं ये 7वां भाग है। लेकिन अगर 7वां भाग का मतलब यहाँ पे क्या है, 7वां भाग तो जरूर है, लेकिन वर्तमान में फंडामेंटल राइट की संख्या कितनी है, वर्तमान में FR की जो संख्या है वो कितनी है, 6 है, वह 6। अब वो हट गया तो उसकी कोई प्रासंगिकता ही नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। शुरुआत में मैंने बता दिया था कि संपत्ति के अधिकार को जब 44वें संविधान संशोधन के तहत हटाया गया तो उसको संविधान के 12वें भाग अनुच्छेद नंबर 300 का में रखा गया। यानी कि अब संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन किया जाएगा तो वह एक विधिक अधिकार होगा, न कि मूल अधिकार होगा। ठीक है, इसका मतलब ये कि संपत्ति के अधिकार को उल्लंघन हो जाने के उपरांत आप डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, यानी कि आप अधीनस्थ न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, अगर वहाँ से सुनवाई नहीं होती है,
अच्छे तरीके से, अगर किसी को जो याचिका दाखिल करता है उसको किसी प्रकार की संशय हो रही है तो वह न्यायपालिका की हायरार्की सिस्टम का फॉलो करते हुए वो उच्च न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। लेकिन अनुच्छेद नंबर 32 और 226 का प्रयोग अब संपत्ति के अधिकारों के मामले में प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1978 के बाद अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार न रहकर अब ये एक विधिक अधिकार बन गया है। क्लियर मित्र? अब हम आते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इस चीज़ को जरा आप समझिएगा। इसको कहा गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये अगर हम बात करें तो ये फंडामेंटल राइट के अनुच्छेद नंबर 32 में ये बातें कही गई हैं। फंडामेंटल राइट के अनुच्छेद नंबर 32 में यह बात है। ठीक है, यह बात है। कौन सी बात है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर है? अब इसके संवैधानिक उपचारों का अधिकार ही क्यों बोला जाता है, इस पर हम विचार करेंगे। पहले हम एक चीज़ इसको समझने के लिए पहले हम भीमराव अंबेडकर का एक कथन पढ़ते हैं। भीमराव अंबेडकर ने इसको क्या कहा था? भीमराव अंबेडकर ने इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा था? इस संवैधानिक उपचार के अधिकार को एफआर की आत्मा कहा था। ठीक है, या संविधान की आत्मा इन्होंने कहा था। तो संविधान की आत्मा एफआर को किसने बताया था? संविधान की आत्मा ये आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का क्या है? अधिकार है। ये भीमराव अंबेडकर ने इस चीज़ को कहा था। क्लियर? अब कैसे? आप एक चीज़ जान लीजिए मित्र, अगर हम देखें संविधान का आधारभूत ढांचा मुख्य रूप से संविधान के किस भाग में है, तो आप जान सकते हैं कि संविधान का आधारभूत ढांचा की अगर हम बात करें तो संविधान के आधारभूत का ढांचा का जो कोर है, संविधान के आधारभूत ढांचा का जो कोर है वो कहीं ना कहीं एफआर के यानी कि फंडामेंटल राइट के कई अनुच्छेदों में है। ठीक है, कई अनुच्छेदों में है जहां पर फंडामेंटल राइट या संविधान के आधारभूत ढांचा निहित है। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि आखिर में इसको आधारभूत ढांचा क्यों कहा जाता है? अगर आप देखेंगे तो एफआर स्पेशली उसकी बात करता है जो भारत में रहने वाले, जी हाँ, भारत में रहने वाले लोगों के साथ न्याय, स्वतंत्रता और समानता नहीं मिल पाती है तो उनके हक की दिलाने की बात और त्वरित दिलाने की बात कहाँ पे कही जाती है? फंडामेंटल राइट में की जाती है। लेकिन अब फंडामेंटल राइट के जितने भी अनुच्छेद हैं उन अनुच्छेदों को क्रियान्वयन करने के लिए जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 32 है। जी हाँ, अनुच्छेद नंबर 32। बिना अनुच्छेद नंबर 32 के कहीं ना कहीं एक तरीके से सारे अनुच्छेद अपने आप में क्या साबित हो जाएंगे? निरर्थक साबित हो जाएंगे। अगर हम ये कह सकते हैं ये पूरा संविधान है, मान लेते हैं ये एक तरीके से क्या है? पूरा संविधान है। अब इस संविधान की भावनाओं में देखें तो हम किसकी भावनाओं को देखें? इस संविधान की अगर हम पूरी भावनाओं में देख लेते हैं तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर संविधान में ये विधिक अधिकार है। ठीक है, ये विधिक अधिकार है। और विधिक अधिकार से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? विधिक अधिकार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर हम देखें मित्र तो मूल अधिकार है। और मूल अधिकार की बात है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस किसके द्वारा बताया गया है? संविधान की प्रस्तावना के द्वारा। जी हाँ, संविधान की प्रस्तावना के द्वारा। तो अगर हम फंडामेंटल राइट एक तरीके से फंडामेंटल राइट और नीति निर्देशक तत्व कहीं ना कहीं सारी ये बातें आपके संविधान की प्रस्तावना में झलकती है। और ध्यान में रखिएगा, संविधान की प्रस्तावना में हम लोग यानी भारत के लोगों को संप्रभुत्व बताया गया है, किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं बताया गया है। इसका मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था को अधिक से अधिक मजबूत बनाए रखने की बात की जाती है। तो इसका मतलब प्रजा पे फोकस किया जाता है। और प्रजा का फोकस करने का मतलब कि उसके साथ न्याय, स्वतंत्रता और समता की पूरी भावना होनी चाहिए। और ये सारी बातें
अगर कहा जाए तो किसमें, फंडामेंटल राइट को नीति निर्देशक तत्व से इसलिए हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानेंगे कि नीति निर्देशक तत्वों के उल्लंघन होने पर हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल के उल्लंघन होने पर हम न्यायालय में जा सकते हैं। तो इसका मतलब कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार ही होगा। कौन होगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। इसी के माध्यम से हमारा फंडामेंटल राइट व उसके अनुच्छेद की प्रासंगिकता बनी रहेगी, और जब इसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी तो संविधान के विधिक अधिकार की प्रासंगिकता बनी रहेगी। अगर उसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी तो इसका मतलब संविधान की प्रासंगिकता बनी रहेगी। क्लियर? तो इसका मतलब कोर में अगर हम देखें अनुच्छेद नंबर 32, यहाँ पे FR, और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो विधिक अधिकार। क्लियर? तो ये अनुच्छेद आपको काफ़ी ज़्यादा क्या देता है, महत्व देता है किसी भी देश में राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को स्थापित करने के लिए या लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए। ठीक है मित्र, तो मैं समझता हूँ कि ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब आप कुछ समझ गए होंगे। दूसरा चीज, इसको उपचार क्यों कहा गया है? उपचार इसलिए कहा जाता है कि अगर फंडामेंटल राइट के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद नंबर 32 का उपयोग करते हुए उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, और इस ट्रीटमेंट करने का पूरी तरीके से दायित्व किसके ऊपर छोड़ा गया है? हमारी न्यायपालिका पर छोड़ा गया है। और न्यायपालिका में मुख्यतः सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। मुख्यतः कौन? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ध्यान में रखिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के माध्यम से FR के लिए रिट याचिका आप दाखिल कर सकते हैं। रिट याचिका का दाखिल किया जाना, ठीक है, कहाँ पर दाखिल किया जाना? न्यायपालिका में। और न्यायपालिका की बात आती है तो किस प्रकार की न्यायपालिका में? तो दो प्रकार की यहाँ न्यायपालिका की बात होगी, एक सुप्रीम कोर्ट और एक हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में हम अनुच्छेद नंबर 32 के तहत रिट याचिका दाखिल कर सकते हैं, और हाई कोर्ट में हम अनुच्छेद नंबर 226 के तहत रिट याचिका दाखिल कर सकते हैं। क्लियर? दोनों में अंतर इतना है कि अनुच्छेद नंबर जो 226 है इसमें FR के साथ साथ कुछ बातें विधिक अधिकार के भी संदर्भ में कही गई, यानी कि विधिक अधिकार की भी सुनवाई अनुच्छेद नंबर 226 के तहत होती है। लेकिन इसमें अगर सिर्फ सुनवाई होगी तो FR से संबंधित ही रिट याचिका दाखिल होगी, न कि विधि अधिकार के संबंधित कोई केस यहाँ पे दाखिल किया जा सकता है। तो अगर हम देखें क्षैतिज रूप में देखें तो अनुच्छेद नंबर 32 की अपेक्षा अनुच्छेद नंबर 226 का क्षेत्र विस्तार बहुत ज़्यादा है। क्लियर? ये एक थोड़ा सा बेसिक अंतर आपको जानना होगा। अब आइए मित्र, हम देखते हैं कि जो ये रिट याचिका है, रिट याचिका जो दाखिल की जाती है जन याचिका के रूप में, रिट याचिका जो दाखिल की जाती है एक तरीके से जन याचिका के रूप में, तो जन याचिका का महत्व और अधिक कब बढ़ जाता है? तो महत्व इसका और अधिक कब बढ़ जाता है? जन याचिका का महत्व और अधिक मेनका गांधी बनाम भारत संघ। जी हाँ, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, इसकी चर्चा एक बार मैंने अनुच्छेद नंबर 21 में भी किया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी स्पेशली चर्चा होगी। मेनका गांधी बनाम भारत संघ, इस समय जो न्यायाधीश थे OPC भगवती थे। ठीक है, भारत संघ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि जो जनहित याचिका है इसकी प्रासंगिकता को और अधिक बढ़ाया जाए, और इनमें यह कहा गया कि अगर जिस व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, यदि वह आर्थिक रूप से
आर्थिक रूप से या शक्ति रूप से असमर्थ हो रिट याचिका दाखिल करने पर, तो उसके स्थान पर कोई दूसरा भी व्यक्ति उसके अधिकारों के उल्लंघन संबंधित रिट याचिका को दाखिल कर सकता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब अनुच्छेद नंबर 32 और 226 को मूल अधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में और अधिक प्रासंगिकता प्राप्त होगी। अगला पॉइंट ये कि इसमें यह भी कहा गया, यदि कोर्ट को इस बात का संज्ञान हो जाए कि किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस न्यायपालिका के द्वारा मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए आदेश दिया जा सकता है, शासकीय आदेश दिया जा सकता है। ठीक है, अगर ऐसा मैगजीन पत्रिकाओं के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को संज्ञान हो जाए। क्लियर? इतनी बातें समझ में आगे होगी मित्र। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप पूछिएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ये मेरा संविधान की जो फ्री में कोर्स चल रहा है लेक्चर यूट्यूब के माध्यम से, ये एसएससी टेट और पीटी बच्चों के लिए, पेट के बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा क्या है, पर्याप्त है। अगर आप इतना देख ले रहे हैं तो यहाँ से एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं हम जो अगली टॉपिक चर्चा करते हैं मित्र, वह है संवैधानिक उपचारों के प्रकार। जी हाँ, संवैधानिक उपचारों के प्रकार। देखिए, इसको बहुत डिटेल से में तो नहीं समझना है, लेकिन इसका मतलब थोड़ा सा अगर आप समझ लेंगे तो आपका अनुच्छेद नंबर अपने आप में एक पूरा हो जाएगा टेट पेट और के दृष्टि में। ठीक है, एसएससी की दृष्टि में। तो संवैधानिक उपचारों के प्रकार को, संवैधानिक उपचारों के प्रकार को अगर हम देखें तो इसको कितने भागों में बांटा गया है? इसको क्रमशः, याद कर लीजिएगा, क्रमशः इसको 5 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से? एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण कौन सा मित्र? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा परमादेश, परमादेश। तीसरा, अगर हम तीसरा बात करें, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। और इसके बाद क्या? प्रतिषेध। ठीक है मित्र, प्रतिषेध। पहले प्रतिषेध लिख लेते हैं, किसी किसी बुक में गलत क्रम दिया हुआ है। प्रतिषेध, प्रतिषेध के बाद उत्प्रेषण, और उत्प्रेषण के बाद अगर हम देखते हैं तो अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। ठीक है, अधिकार परीक्षा। अब आते हैं इसको हम, इसका पहले शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं, फिर उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। अधिकार बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब कि कोर्ट के सामने सशरीर, जी हाँ, सशरीर उपस्थित होना, सशरीर के साथ, सशरीर के साथ उपस्थित होना। ठीक है, अगर जिस व्यक्ति के द्वारा फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया जाता है तो उसके साथ क्या किया जाता है? सशरीर उपस्थित किया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। परमादेश, परमादेश का मतलब न्यायालय के द्वारा शासकीय आदेश दिए जाते हैं। जी हाँ, इसमें क्या होगा? इसमें शासकीय और प्रशासकीय आदेश। शासकीय प्रशासक मतलब सेवक और नौकर को आदेश दिया जा सकता है। किस चीज़ का आदेश दिया जा सकता है? उनके अपने दायित्वों के पालन के लिए। अगर कोई अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है, संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं संविधान में जो बातें कही गई वो प्रभावित होगी और फिर उसका प्रभाव हमारे फंडामेंटल राइट पर भी पड़ सकता है। ऐसे स्थिति में कोर्ट के द्वारा शासकीय और प्रशासकीय आदेश दिए जा सकते हैं उन व्यक्तियों के लिए जो अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जिससे कि व्यवस्था में विचलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, व्यवस्था बाधित होता है। ध्यान रखिएगा, ये जो शासकीय प्रशासकीय आदेश है, ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए नहीं होगा। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए यह आदेश जारी नहीं होगा। ये बातें आपको ध्यान में रखना होगा। बाकी नौकर और सेवक, मंत्री और नौकर साहब के लिए यह आदेश जारी किया जा सकता है। अब देखते हैं प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब ही होता है रोकना। प्रतिषेध मतलब क्या होता है? रोकना होता है। और उत्प्रेषण माने मंगवाना। अब ये क्या चीज़ें हैं?
मंगवाना। देखिए रोकने, अच्छा ये जो प्रतिषेध है और उत्प्रेषण है ये अधीनस्थ, जी हाँ अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए है, अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए है। अब इस चीज़ को समझते हैं। अधीनस्थ न्यायपालिका का मतलब यहाँ पे क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट से नीचे है हाई कोर्ट वो अधीनस्थ न्यायालय है, और जो हाई कोर्ट से नीचे है वो अधीनस्थ न्यायालय है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा हायरार्की सिस्टम में आप देखिएगा। इसमें ये कहा गया है कि अगर जो भी मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स से चीज़ें संबंधित हो जो उनके अधिकार क्षेत्र और सीमा से बाहर हो, ऐसे स्थिति में उसको उस संबंधित रिट याचिका संबंधी केस को रोका जा सकता है। न केवल रोका जा सकता है बल्कि जो उच्च न्यायालय होगा वह अपने पास उसका क्या कर सकता है, उस केस को अपने के यहाँ मंगवा सकता है। ठीक है, तो इसका शाब्दिक अर्थ भाव यही निकल कर आएगा, ये इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अधिकार परीक्षा का मतलब हर व्यक्ति को अपने जीवन को संचालित करने के लिए रोजगार का पाने का अवसर है। जी हाँ, रोजगार पाने का एक अवसर है। यदि किसी व्यक्ति को ये आभास हो जाए कि कोई व्यक्ति अपने योग्यता का सही उपयोग न करते हुए दुरुपयोग के माध्यम से रोजगार की प्राप्ति करता है, तो व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट का उपयोग करते हुए या इच्छा रखते हुए वह अनुच्छेद नंबर 32 का उपयोग कर सकता है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट में रोजगार पाना उसका एक मौलिक अधिकार है। अगर इस मौलिक अधिकार का किसी व्यक्ति के द्वारा धन बल या सत्ता बल या अन्य किसी माध्यम से योग्यता का उपयोग न करते हुए उसके दुरुपयोग का उपयोग किया जाता है, तो ऐसे स्थिति में व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट का हवाला देते हुए अनुच्छेद नंबर 32 का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर सकता है। क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो संवैधानिक के उपचारों का अधिकार है मित्र, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अनुच्छेद नंबर 31 और 32 को देखा और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आ गई भी होगी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और उसमें जो हम चर्चा करेंगे वह संक्षेप में अनुच्छेद नंबर 33, 34 और 35 के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।